हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन में अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को आपको कंप्लीट करा दिया है। आज से हम अपने दूसरे सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशंस को शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहले मैं आपको न्यूज इन शॉर्ट्स को कंप्लीट कर दूंगा, चूँकि ये प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूज इन शॉर्ट्स से प्री में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले न्यूज इन शॉर्ट्स छोटे छोटे होते हैं, उसको कंप्लीट कर लेने पर हमारा एक बोझ हल्का हो जाता है। फिर हम एक डिटेल में कल वाली क्लास में आपको आर्टिकल्स की चर्चा कर देंगे, यानी 2 क्लास में आपका इंटरनेशनल रिलेशंस वाली जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं अपने जो न्यूज इन शॉर्ट्स है उसमें कि G20 देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक से संबंधित आउटकम दस्तावेज, आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर मीटिंग। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन यूपीएससी बनाया हुआ है। तो G20 से जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है, और जो विजन आईएएस के मैगजीन में जो दिया हुआ है उसको तो कम से कम पढ़ ही लेना है, बाकी जगह आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें। तो इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अपनाई गई पहले हैं वो कौन सी हैं? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणालियों के लिए G20 फ्रेमवर्क। ये क्या करता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, उपयोग, गवर्नेंस के लिए एक स्वैच्छिक और सुझाया हुआ फ्रेमवर्क है। इसका तात्पर्य क्या है कि डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक के एक सेट से जो किसी में एप्लीकेशन हो, सिस्टम हो, प्लेटफॉर्म से, ये इंटर ऑपरेटेबल, ओपन स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन द्वारा संचालित होते हैं। आमतौर पर भारत में जो उपयोग किए जाने वाले डीपीआई को सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए कैसे इसको, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अभी क्या करेगा यूपीएससी प्रश्न आपको यही दे देगा प्री में कि इंडिया स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इंडिया स्टैक। अब आप नाम तो सुने ही नहीं होंगे, अब तो खुद ही पहली बार सुन रहे हो। मैगजीन में बहुत लोग इसमें होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। तो ये हालांकि ये मैगजीन में जनवरी में आ चुका है, जो विजन आईएएस की मैगजीन के जनवरी मंथ वाली जो मैगजीन है उसमें आया हुआ था, डिटेल में इसमें बताया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए मैगजीन को रेगुलर फॉलो करने से चीज़ें आपको कुछ भी पता नया चलेंगी, तो आपको वो फिर दोबारा रिपीट होगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इंडिया स्टैक क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा की बात की गई है, जिसमें क्या है कि रक्षा, सुरक्षा, लचीलापन और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों की सहायता करने के लिए G20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया गया है, ठीक। बच्चे और युवाओं को साइबर शिक्षा और साइबर जागरूकता से संबंधित G20 टूल किट को भी अपनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों की निजता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना, बच्चों की गरिमा को बनाए रखना और अधिकारों का सम्मान को सुनिश्चित करना। डिजिटल स्किलिंग की इसमें बात की गई। इसमें क्या था कि डिजिटल अप स्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रमों को डिजाइन करने और पेश करने के लिए डिजिटल G20 टूल किट था। इसका उद्देश्य क्या था कि भविष्य में तैयार कार्यबल की निर्माण की दिशा में रणनीतियों के बेहतर आकलन और सुधार करने में ये मदद करेगा। डिजिटल कौशलों की सीमा पारी सुरक्षा तुलना की सुविधा के लिए G20 रोड मैप या नौकरी की भूमिकाओं, डिजिटल कौशल और संबंधित क्रेडेंशियल पर आम सहमति बनाने पर ये लक्षित करेगा। इसमें 3 बातें की गई: डिजिटल अप स्किलिंग, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा की बात की गई। यानी कि इसमें जो इकोनॉमी मिनिस्टर की जो बैठक हुई थी G20 में, उसमें ये चीज़ें निकल करके 3 चीज़ें निकल करके सामने आई। अब आया दूसरा अपने आर्टिकल, इसमें देखते हैं कि B20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि B20 जो यानी बिजनेस 20 जो समिट है वो कहाँ हेल्ड हुई? दिल्ली में। ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं होती हैं। जो भी कुछ नए बिल्डिंग जो भी भारत में नई बैठकें होती हैं, जो भी समिट होते हैं, तो ये एक जगह बनता है, ठीक है। इसको पूछेगा, इसका शीर्षक आप याद रखिए, रेज। ये भी इंपॉर्टेंट है। रेज यूपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपीपीसीएस में भी अब धीरे धीरे ट्रेंड पकड़ रहा है कि वो सीधे सीधे थीम और उस शीर्षक जो भी सारी चीज़ें हैं उस पर क्वेश्चन पूछ रही है। तो रेज क्या है? रेज का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, ए का मतलब है एक्सेलरेटेड, आई का मतलब है इनोवेटिव, एस का मतलब है सस्टेनेबल और ई का मतलब है इक्विटेबल बिजनेसेस, ठीक है। अब इसका B20 की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि B20 की स्थापना 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में इसको की गई थी। इसमें क्या है कि दुनिया भर से नीति निर्माताओं, व्यापारिक दिग्गजों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्युनिकेशन पर विचार विमर्श और चर्चा करने के लिए ये आमंत्रित करता है। तो प्रमुख सिफारिशें इसमें क्या की गई, नीतिगत सिफारिशें क्या की गई थी वो आप देख लीजिए। तो प्रमुख सिफारिशें ये हैं कि वैश्विक आर्थिक सुधार की बात की गई इसमें। तो ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए फंड को उपलब्ध कराने, SDG के वित्त पोषण अंतराल को समाप्त करने के लिए क्या करेगा, ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड GSAF का गठन
करेगा। ये क्या है, एक वैश्विक बहुदाता कोष है जिसमें G20 के सदस्य देश और जीडीपी के हिसाब से शेष जो 10 बड़े देश हैं एक निश्चित पूंजी का आवंटन और योगदान करेंगे। ठीक है, इसके लिए फिर क्या है कि हरित और संधारणीय चक्रीय व्यवसाय मॉडल के लिए जो FDI का प्रवाह है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसको सुगम बनाना है। जो कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र के उनके लिए क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ अनुकूल अवसरों की पहचान करनी है। मतलब क्या है कि जो जिस क्षेत्र में कम प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, वो उनके लिए वहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाना है, साथ साथ अनुकूल अवसरों को जो उनके अनुरूप सूट करें उनको पहचान भी करनी है। और वित्तीय समावेशन आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उसमें क्या बताया गया है कि जो लघु व्यवसायों की उचित संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाना है। मतलब कि जो अभी देखिए, मान लीजिए कोल फील्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी कंपनी मान लीजिए अडानी आई और वहाँ पे अगर वो मतलब वहाँ पे उसको अधिग्रहण किया या फिर वहाँ से वो अपने रिसोर्सेज उठा रही है या उसको संचालित कर रही है, तो वहाँ छोटे छोटे जो लघु व्यवसाय वाले होंगे, जो छोटे मतलब जो कोल के फील्ड में अन्य सेक्टर की कंपनियाँ होंगी छोटी छोटी, अब जाहिर सी बात है उतनी बड़ी कंपनी के साथ में टिक तो नहीं पाएंगे। तो रिसोर्सेज की क्या है यहाँ पे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को ये कम करके वित्तीय समावेशन आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत मजबूत है, इसकी लिए इस पर बात की गई। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एकीकृत मानक और मापन का निर्धारण करना चाहिए डिजिटल साक्षरता के लिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या बात की गई कि सीमा पार सहयोग के लिए एक मंच के रूप में वर्चुअल डिजिटल लैब और लाइब्रेरी स्थापित करना चाहिए। ठीक, और काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन की स्थापना करनी चाहिए, किसके लिए, जल संरक्षण और साथ साथ जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए। अब यूपीएससी प्री यहीं आपको कंफ्यूज करेगा, यूपीएससी प्री कंफ्यूज कर देगा। काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन की बात किस पे की गई है, जल संरक्षण पे, और साथ साथ किस पे है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पे। किस में बात की गई है, B20 बैठक में बात की गई है, बिजनेस 20 ग्रुप का जो बैठक हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब इसके बाद क्या है कि सार्वभौमिक श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए, और क्या है, सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार को इसको विकसित करना चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये बात किस पे की गई है, B20 यानी कि बिजनेस 20 जो समिट हुई नई दिल्ली में, उसमें बात की गई, रेज उसका शीर्षक रहा। ठीक है, और गैफ की GSAF की बात कर गई है यहाँ पे। ठीक है, FDI को प्रभाव बनाना चाहिए, और साथ साथ जो है उसमें काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन की स्थापना की भी यहाँ पे बात की गई है। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें इससे किससे संबंधित है, B20 समिट से संबंधित हैं जो कि दिल्ली में हुई है। अब आता है पनामा नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, आपको ये समझ लीजिए, मैपिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से करा रहा हूँ। अच्छा, पनामा नहर क्या है कि सूखे से जो प्रवाहित जो पनामा नहर है उसमें नौवहन प्रवाहित हुआ। जैसे सूखा पड़ा तो जाहिर सी बात है जल की कमी हुई वहाँ पे, तो इससे जो वहाँ नौ परिवहन जो है जितना करता क्या है कि पनामा नहर जो है साउथ पैसिफिक ओशन को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। अब एक बात जानिए, पनामा नहर है, सूखा पड़ा, पानी कम हुई, जो जहाज़ों का नौ परिवहन है, जो आवागमन है, उसको प्रभावित किया, इसने काफ़ी बड़े स्तर पर प्रभावित किया। इससे व्यापार भी आपका प्रभावित रहा, साथ साथ व्यापार लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सूखे का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला, इसलिए न्यूज में रहा। तो पनामा नहर क्या है, एक मानव निर्मित जल मार्ग है, ध्यान देना है, मानव निर्मित है। ठीक है, अब देखिए, आप थोड़ा सा इसका लोकेशन देख लीजिए। आप इसमें लोकेशन में आप ये देखिए कि एक सेकेंड क्या हो रहा है, हाँ, तो ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये साउथ पैसिफिक ओशन है। ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो बीच का जो आप देख रहे होंगे यही वाला जो लाइन है, यही आपका कनेक्ट कर सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी जो दिखा रहा है, जुड़ा हुआ है, ये क्या है, अगर मान लीजिए सैन फ्रांसिस्को से कोई जहाज आता, अगर उसको न्यूयॉर्क सिटी जाना है, अमेरिका का ये पूरा स्टेट है ये, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है ये, यही अमेरिका है, USA, तो उसको क्या करना पड़ता, पूरा आपको घूमना पड़ता। ठीक है, केप ऑफ हॉर्न को पूरा घूमना पड़ता है, ये केप ऑफ हॉर्न है, इसको पूरा घूम के आके यहाँ पे आते, कितना लंबा रूट होता, कितना जो यहाँ पे लागत आती और व्यापार प्रभावित होता ही। तो इसी का वैकल्पिक जो सोल्यूशन निकाला गया कि यहाँ पर पनामा कैनाल बीच से जो है यहाँ पे पनामा कैनाल बनाई गई, एक नहर बनाई गई। ठीक है, और जो है यहीं से आप सीधे जो यहाँ से आप केप ऑफ हॉर्न जाते, वो सीधे आप यहीं से पनामा कैनाल होते हुए आप जा सकते हैं। तो विश्व भर के लगभग 170 देशों के लिए जो है संपर्क मार्ग उपलब्ध कराता है, बहुत बड़ा नंबर है, 170 देशों के 2000 बंदरगाहों के लिए संपर्क मार्ग है ये। और ये क्या है कि ये जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है, ये मानव निर्मित है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है
अब आपको इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछा हुआ है पीवाईक्यूज में, आप देखिए मेंस में भी पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा है और प्री में भी पूछा है। उठाकर आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या दिया है कि पनामा जो है उत्तर और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने वाला एक स्थल मरुमध्य है, ठीक है, यानी स्थमस है, स्थल डमरू मध्य यानी कि स्थमस है, यानी यहीं पे सवाल यूपीएससी पूछा होगा कि जल डमरू मध्य और स्थल डमरू मध्य के बीच में क्या अंतर होता है, जल संधि क्या होती है, स्थल संधि क्या होती है, यही सब चीजें यूपीएससी कंफ्यूज करता है, ये आपके कॉन्सेप्चुअल चीजों को। तो स्थल डमरू मध्य क्या होता है कि एक भूमि की संकीर्ण पट्टी होती है, भूमि होगा, ठीक है, और ये पट्टी क्या करती है, दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती है, ठीक। इसी तरह से स्वेज नहर का जो निर्माण है वो भी स्थल डमरू मध्य पर किया गया। मतलब जो एक पतली सी भूमि की पट्टी थी, जैसे ये भूमि की पट्टी है, यहाँ भी एक देश है, यहाँ पे देश है, ठीक है, और बीच मान लिया समुद्र इधर है, तो ये बीच में, तो ये थोड़ा सा जो आपको गैप दे रहा है थोड़ा सा, यही पे इसको स्थल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है। और जो दो जल निकाय हैं आपस में जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो दोनों जल निकाय हैं, ठीक है, दो बड़े जल निकाय, और दोनों क्या करते हैं, दोनों दो स्थलमंडों को जोड़ते हैं और आपस में संकीर्ण जलमार्ग जो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, यानी जल डमरू मध्य बोलते हैं। इसके क्या है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ठीक है। तो यानी आपको ध्यान देना है कि दो चीजें आपको देखने को मिली, एक है स्थल डमरू मध्य और एक है जल डमरू मध्य, ठीक है। तो स्थल डमरू मध्य क्या है, भूमि की एक पट्टी है, संकीर्ण पट्टी है और दो भूभागों को जोड़ रही है। तो स्वेज नहर का निर्माण क्या है, स्थल डमरू मध्य से हुआ, पनामा कैनाल का भी जो है निर्माण इसी से हुआ, ठीक है। अब एक चीज और है कि ये जल डमरू मध्य, अब जल डमरू मध्य क्या है, दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने वाला पतला सा, इधर जल निकाय इधर भी जल निकाय, दोनों पतला सा जो स्थल मार्ग है, उसको स्थल मार्ग बोल रहे हैं, जल जो संकीर्ण जल मार्ग है पतला सा, इधर भी बड़ा समुद्र है, इधर भी बड़ा समुद्र है, और बीच में पतला सा एक जल का छोटा सा स्रोत है और वही जल मार्ग बन जाता है, उसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। जैसे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जोड़ने वाला जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, वो आपका आता है क्या बोलते हैं इसमें, जल डमरू मध्य में, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि पनामा जो है, पनामा को आपको हमेशा के लिए याद करना है, स्थल डमरू मध्य है, ठीक है। आपका स्वेज नहर जो है वो भी स्थल डमरू मध्य है, ठीक। और जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर ये क्या है आपका, जल डमरू मध्य है। अब इसमें क्या है कि वैश्विक व्यापार का लगभग 12% क्या है, स्वेज नहर से जुड़ता है। अब ये आप मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप इसको लिख सकते हैं, सीधे नोट्स बना ले सकते हैं इसको, इससे जल डमरू मध्य स्थल मध्य डमरू मध्य के बीच की भूमिका को आप नोट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, समय और की लागत होती है, और इस वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो बल्क कंटेनर होते हैं, जो खूब भारी भारी कंटेनर होते हैं, उसको आवागमन में मदद मिलती है। सामरिक महत्व तो है ही, आर्थिक लाभ के साथ साथ ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षमताओं और लॉजिस्टिक संबंधी लचीलेपन की सुविधा प्रदान करती है। और इसका सबसे बड़ा जो लाभकर्ता देश है वो कौन है, यूएसए है, ठीक है। यूएसए इसका सबसे बड़ा लाभ करता है, दो शहरों को इसको बीच में जोड़ता है। बहुत सारे शहर जो हैं इसी से, पनामा कैनाल से जो है व्यापार करते, साथ साथ जो है कनेक्टिविटी भी इसकी अच्छी बनी हुई है। अब आता है सुलीना चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनीला चैनल है, इसको आपको मैप, ये आप यहाँ पे मैप तो दिया नहीं है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको मैं आपको मैप पे समझाऊंगा ताकि ये जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ये पूरी संभावना है, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। सुलीना चैनल कहता है क्या है, डेन्यूब नदी की एक सहायक नदी है, डेन्यूब नदी है, ठीक है, उसकी सहायक नदी है। ये क्या करती है, यूक्रेन की जो प्रमुख बंदरगाह है उसको काला सागर से जोड़ती है, ठीक। अब डेन्यूब डेल्टा में बहुत सारे प्रमुख चैनल है, चिलिया चैनल है, सेंट जॉर्ज है और सुनीला है। तो पर सुलीना जी क्या है, जो माल परिवहन के लिए गहरा भी है और चौड़ा भी है। ये पूरी तरह से किसके अंतर्गत आता है, रोमानिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। रोमानिया सुनीला चैनल का इसके पूरे अंतर्गत आता है। फिर और रोमानिया क्या है, नाटो का सदस्य भी है। अब क्या है कि जब रूस द्वारा काला सागर अनाज समझौता हटा है तो डेन्यूब डेल्टा क्या है, यूक्रेन को वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर रहा है। तो काला सागर अनाज समझौता, जो नहीं पढ़ा हो, पिछले मंथ के प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जुलाई मंथ की, जुलाई मंथ में मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्लासेस हैं उसमें मैंने काला सागर अनाज समझौता को कम से कम 10 मैप और बड़े से अच्छे तरीके से मैंने करीब आधे घंटे की क्लास में समझाया है, तो आप उसको देख लीजिए। काला सागर आपको अनाज समझौता मैं अब फिर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि क्लास लेंदी हो जाएगी ये,
ठीक है। तो आप पिछली वीडियोस पढ़ी हुई हैं जुलाई मंथ्स का, उसको देखिए। जुलाई मंथ्स में काला सागर अनाज समझौता था, तो रूस वहां से हटा, तो डेन्यूब डेल्टा जो है क्या है, इसको यूक्रेन को वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया। और डेन्यूब डेल्टा में ही सबसे प्रमुख कौन है, सुलीना चैनल। सुनीला चैनल से ही जो है ये यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह को काला सागर से ये जोड़ रहा है। अब मैं आपको मैप दिखाता हूं, ये रहा आपका मैप। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए आप, चिलिया ब्रांच है डेन्यूब का, ये ऊपर वाला, ठीक है। ये सुलीना है, यही सुलीना वाला ब्रांच है, देखिए ये सुलीना वाला ब्रांच है। और ये सेंट जॉर्ज है, ये सेंट जॉर्ज है, ये वाला जो सेंट जॉर्ज आ रहा है ये सुलीना है, ठीक है, सुलीना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि सुलीना जो है ये यूक्रेन को काला सागर से जोड़ रहा है, ठीक है। और किसके अंतर्गत आता है, ये रोमानिया के अंतर्गत आता है। ये पूरा जो है रोमानिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये रोमानिया के अंतर्गत, ये रोमानिया को आप देख रहे होंगे, ठीक है। यूक्रेन का जो ये है, यही डेन्यूब डेल्टा क्या कर रहा है, यहाँ से सुलीना वाला चैनल जो है ये जो है इसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख ले होंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, ठीक। इसके साथ साथ जो है कि आप मैप में आप इसको ध्यान दीजिए कि ये रोमानिया के अंतर्गत आता है, नाटो का रोमानिया सदस्य है। और यहीं से यूक्रेन क्या कर रहा है, अपने जो व्यापार को वैकल्पिक मार्ग से तरीके जो काला सागर से आपको व्यापार को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि रूस जो है काला सागर अनाज समझौते से हट गया है, तो इसको मार्ग नहीं मिल रहा था। तो इसके बाद जो है ये डेन्यूब डेल्टा के जो है सुलीना चैनल से ही मार्ग अपना व्यापार जारी रख रहा है, ठीक है। तो सुलीना चैनल को आपको ध्यान देना है। और आप काला सागर अनाज समझौता को पिछले वाले वीडियोस में जाकर जरूर देख लीजिएगा। स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड, स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड है क्या, ये यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड नाम से एक जो संयुक्त ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। ये क्यों था कि चीन की बढ़ती शक्ति और उत्तर कोरिया से परमाणु खतरों के बीच में एकता प्रदर्शन करने के लिए इसको जारी किया गया। इसका प्रमुख बिंदु क्या था, संकट के समय तुरंत परामर्श करना है, वार्षिक बहुपक्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित करना है। मतलब क्या है कि 3 देश जो हैं ये यूएसए, जापान और साउथ कोरिया ये क्या करेंगे, हर वर्ष में तीनों देश मिलकर के एक जो सैन्य अभ्यास जारी करेंगे, ठीक है। और क्या है, लोचशील समावेशी आर्थिक श्रृंखला संवर्धन राइज के लिए क्या करना है, साझेदारी बनाना है। और प्रतिवर्ष त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करना है। मतलब तीनों देश क्या हैं, अपने एक दूसरे से अभ्यास भी करेंगे, शिखर सम्मेलन भी आयोजित करेंगे और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत भी करेंगे। संकट के समय जल्दी से अपने आप को एक दूसरे के बीच में जो है ये परामर्श भी करेंगे। किसके लिए किया गया है, क्योंकि चीन की शक्ति बढ़ रही है, उत्तर कोरिया से परमाणु खतरे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए ये पे जो है स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड की स्टेटमेंट जारी की गई है। किसके द्वारा, यूएसए, जापान और कोरिया के द्वारा। तो ये यूपीएससी में प्री में सवाल बन सकता है, स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड। ये टर्म को याद रखिएगा, किसके लिए जारी किया गया है, कौन कौन से 3 देश इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पे दिया है कि ईरान के तख्ता पलट के 70 साल। 1993 में क्या हुआ कि अमेरिका द्वारा प्रायोजित तख्ता पलट में, अमेरिका द्वारा प्रायोजित, ये ध्यान दीजिएगा, ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया था, मतलब वहाँ से हटा दिया गया था। इसमें एक सबसे प्रमुख हाथ किसका था, अमेरिका का था। अब क्या था कि ये तख्ता पलट क्यों की गई थी, इसमें ये था कि जो ईरान है वो सोवियत संघ की ओर झुक रहा है और कच्चा तेल जो है वो ईरान सोवियत संघ को प्राप्त होगा, इसमें अमेरिका को फायदा नहीं होने वाला है। इसी तरीके के जो आशंकाएं थी, इसी स्रोत से वंचित हो जाने के कारण क्या हुआ कि अमेरिकी आशंकाओं ने फिर अमेरिका क्या किया कि उसमें ऐसा जाल रचा, ऐसा जाल बुना कि जो ईरान में तख्ता पलट हुआ तो उसके प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया था। ऐसा माना जाता था कि देश के जो प्रमुख शिया धर्मगुरु हैं उन्होंने तख्ता पलट का समर्थन किया था, ठीक। शिया धर्म, अब देखिए इस दो भी यहाँ पे दो भाग में आता है, शिया और सुन्नी, ठीक है। तो शिया के जो धर्मगुरु थे उन्होंने तख्ता पलट का समर्थन किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तख्ता पलट के बाद क्या हुआ कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी जो है ये सत्तारूढ़ हुए थे। जब तख्ता पलट हो गया तो 1993 में तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी क्या हुए, यहाँ पर सत्तारूढ़ हुए थे। अब यही जो तख्ता पलट हुआ था 1993 में, 1979 में 1979 में इस्लामिक क्रांति को प्रेरित किया। अब इस क्रांति में क्या हुआ कि जो मोहम्मद रजा पहलवी शाह तो यहाँ पे थे, इसको ईरान से भगा दिया गया, इसको भागने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इसके बाद कौन आया, अयातुल्लाह रहमान खुमैनी थे, जो इनका अभी भी जो है देश पर शासन है और इन्होंने धर्मतंत्र की स्थापना की, यानी रिलीजियस गवर्नमेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो अयातुल्लाह रहमान खुमैनी जो है इन्होंने धर्मतंत्र की स्थापना की, देश पर भी इनका शासन है। और ये इस्लामिक क्रांति कब हुई, 1979 में हुई थी। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, ठीक है। आपने कंटेंट देख लिया, जैसे 1993 में क्या हुआ, ईरान का बहुत अधिक झुकाव किसके प्रति हो गया, यूएसएसआर के प्रति हो गया, यूएसएसआर के प्रति। तो अमेरिका सोचा कि कच्चे तेल से हम वंचित हो जाएंगे, संसाधनों की पहुंच हो जाएगी, और उस वक्त जो है
अभी उस वक्त क्या था, कोल्ड वार चल रहा था। उस वक्त की पीरियड कौन सी थी, कोल्ड वार की पीरियड थी। और उस वक्त दुनिया दो खेमों में बटी थी, एक था पश्चिमी देश और एक था सोवियत संघ के देश। तो ईरान जब सोवियत संघ के नज़दीक जाने लगा तो अमेरिका को चिंता हुई और उसने क्या किया कि तख्ता पलट को प्रायोजित किया। तख्ता पलट हुआ, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ, तो वहाँ के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया, ठीक है। और उस वक्त देश के जो प्रमुख शिया धर्मगुरु थे उन्होंने तख्ता पलट का समर्थन किया था। और उसके बाद जो है शाह मोहम्मद रजा पहलवी को वहाँ पर अमेरिका ने बैठा दिया। फिर इसी जो तख्ता पलट हुआ उसका रिएक्शन कब देखने को मिला, 1979 में इस्लामिक क्रांति में, जहाँ पे क्या हुआ, जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी उसको ईरान से भागने पे मजबूर कर दिया गया। और अयतुल्लाह रहमान खुमैनी जो है उस वक्त जो धर्मगुरु थे उन्होंने धर्मतंत्र की स्थापना की, यानी रिलीजियस गवर्नमेंट की स्थापना की। और ये अभी भी देश पे शासन कर रहे हैं। इसीलिए जो है ईरान पर क्या है, सैंक्शन लगे हुए हैं। और अभी जो है वर्तमान में जो आज की अपडेट है, अभी आप देख लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के जो बीच में जो युद्ध चल रहा है, अभी ये जो हमास के लोगों ने जब हमला किया फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया, तो उसके बीच में बार बार आप खबर देख रहे होंगे जो न्यूज़ आ रही है कि इजराइल क्या बोला। इजराइल का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैं अपने मीडिया स्रोत से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इजराइल ने ये बोला कि इसके पीछे ईरान है, ठीक है। इसके पीछे ईरान है, किसके पीछे, हमास के पीछे, ठीक है। तो ये अभी भी ये क्लास है वो जारी है और उसी का ये जो क्रम है अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये हम अपने जो क्या था इस न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में हमने उन्हें 3-4 चीज़ों को देखा। पनामा नहर को देखा, ठीक है, सुरीना चैनल को देखा, स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड को देखा, ईरान के तख्ता पलट को देखा, साथ साथ जो है G20 और B20 के जो है समिट्स को भी देखा, ठीक है। तो ये हमारा आप न्यूज़ एंड शॉर्ट्स कंप्लीट हुआ। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग सीधे जो है ये आपका 4 आर्टिकल है, चारों आर्टिकल कल एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी IR आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मालाबार ये सब चीज़ें बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको बस बताऊंगा, नोट्स बना लेंगे सर, डायरेक्ट आपको सीधे वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको पूरे मंथ का मैगजीन जो है हम लोग पढ़ाते हैं और डेली 9 बजे क्लासेस चलती हैं और 12 बजे जो है एथिक्स क्लासेस चलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।